गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी चैप्टर फोर्थ और क्लास नंबर 8। चैप्टर फोर्थ की क्लास कौन सी है आपकी? 8वीं। कल हमने कुछ क्वेश्चन किए हुए थे, आज उसके आगे का पोर्शन देखेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 44 44वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया हुआ था, और अब इतने क्वेश्चन करने के बाद आशा करते हैं आपसे क्वेश्चन बना होगा। हाँ? तो अभी हम 45 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 45वां तो देखेंगे। 45वें क्वेश्चन में क्या, दो इस सीबीएसई का क्वेश्चन है आया हुआ 2018 में। देखो क्या लिखा हुआ, प्रणव, करण तथा रहीम एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 2:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2017 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था। तो संपत्तियों में देखेंगे, दायित्वों में देखेंगे। सबसे पहले दायित्व क्या दिए हैं चिट्ठी में, लेनदार, सामान्य संचय, पूंजी तीनों की दी हुई है। संपत्तियों में देखें, स्थायी संपत्ति, स्टॉक, देनदार और बैंक दिए हैं। समायोजन में नीचे क्या कहा गया है, 12 जून 2017 को करण की मृत्यु हो गई। साझेदारी संलेख के अनुसार मृतक साझेदार के वैध निष्पादकों को निम्न दे था ना, जिस साझेदार की मृत्यु हुई है उसके उत्तराधिकारी को क्या देना है वो नीचे बताया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक खास बात है कि अभी तक हमने देखा था किसी भी साझेदार की यदि मृत्यु होती है तो वो 30 जून है ना, 1 अप्रैल, मतलब या तो लास्ट में मंथ के या मंथ की शुरुआत में हो रही थी। लेकिन इस क्वेश्चन में एक विशेष क्या है कि 12 जून ना तो लास्ट में हो रही है ना एंड में हो रही है, मतलब 10-12 दिन निकलने के बाद उसकी मृत्यु हो रही है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन होंगे कुछ वो दिनों में किए जाएंगे, है ना, दिन में कैलकुलेशन होंगे, मंथ की जगह दिन में आने वाले। और सीबीएसई का क्वेश्चन है, वैसे भी हम आपको बता चुके हैं। तो उनको क्या देना है, वैधानिक उत्तराधिकारी को क्या मिलेगा, उनकी पूंजी का शेष मिलेगा। पूंजी पर 12% की दर से ब्याज मिलने वाला है। ख्याति का भाग, करण की मृत्यु पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपए किया गया। मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभ में उसका भाग, जिसकी गणना फर्म के पिछले वर्ष के आधार पर की जाएगी, और 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ जो है वो कितना था, 5 लाख रुपए। ठीक है, तो हम यहां पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। देख, तो हमें करना क्या है, यहां पर पूंजी खाता उन्होंने बोला है निष्पादक को प्रस्तुत करने के लिए उसका पूंजी खाता तैयार कीजिए, जिसकी मृत्यु हुई उसका पूंजी खाता। तो किसका बनाएंगे हम, करण का। ठीक, यहाँ लिखेंगे करण का पूंजी खाता। करण का पूंजी खाता। विवरण राशि, विवरण राशि। ठीक है, क्या आपका विवरण राशि ये दी हुई है। देखो, तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं साझेदार को जो कुछ देना है सब कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, मतलब मृतक साझेदार को जो कुछ देना है सब क्रेडिट में और लेना तो डेबिट में। तो यहाँ पर देखो सवाल में क्या दिया है, करण की पूंजी कितनी है, सबसे पहले हम वो लिख देंगे कितनी है, 2 लाख। तो क्रेडिट में लिखेंगे शेष, पूंजी का शेष देंगे हम उसकी 2 लाख रुपए। दूसरा, पूंजी पर 12% की दर से ब्याज। पूंजी पर क्या निकालेंगे अपन, 12% की दर से ब्याज। तो यहां पर कैलकुलेशन करेंगे, गणनाकार। नंबर 1, पूंजी पर ब्याज
तो पूंजी कितनी है 2 लाख, ब्याज कितना दिया हुआ देखो परसेंटेज 12%, पूंजी पर ब्याज की दर कितनी दी हुई है 12%। तो यहां पर हम निकालेंगे 2 लाख का 12%, तो 12/100 कितने माह का, तो यहां पर हमें दिन कैलकुलेट करना पड़ेंगे कितने दिन वो रहा फर्म में। 12 जून को उसकी मृत्यु हो रही है, वर्ष हमारा समाप्त होता है मार्च, मतलब हम अप्रैल से मार्च में समाप्त हो गया, नया वर्ष अप्रैल से चालू हुआ, तो अप्रैल मई और जून इन 3 महीनों के दिन लेंगे यहां पर। तो यहां पर ले लेते अपन अप्रैल के कितने दिन 30, मई मई के कितने दिन मिले 31, और जून 12 जून को उसकी मृत्यु हो गई, तो हम 12 तारीख तक के उसके दिन ले लेंगे 12 दिन। टोटल इन तीनों का टोटल करेंगे तो कितने आ जाएगा 73 दिन। कितना आ जाएगा 73 दिन। तो 73 दिन का ब्याज निकालेंगे, 73/365 कितना आ जाएगा 73/365। देखो यहाँ 12 जून को मृत्यु हुई है, तो 12 जून तक अप्रैल के कितने दिन 30, मई के 31 और जून के 12, टोटल कितने 73 दिन। 365 में से 73 मतलब 73 दिन का हम ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पर इनको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 4,800 रुपये आपका पूंजी पर ब्याज बनता है। यहाँ लिखेंगे हम पूंजी पर ब्याज 4,800। अगला पॉइंट पूंजी पर ब्याज हो गया। ख्याति का भाग, करण की मृत्यु पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपये किया गया। ठीक है, ख्याति का भाग देंगे हम, यहां पर लिखेंगे ख्याति में करण का भाग, ख्याति में करण का भाग। फर्म की कुल ख्याति कितनी दी हुई है 60,000, तो 60,000 का हम करण का भाग निकालें। करण का भाग कितना है देखो, सेकंड नंबर का है करण, तो सेकंड नंबर पे कितना 2, यहां लिखेंगे हम 60,000 का 2/5, 5 से 60 कितने 12, 12 दूनी 24, 24,000 रुपये ख्याति की मिलना है किसको, मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को। मतलब करण का भाग जो है ख्याति में कितना है 24,000। इस ख्याति को हम शेष साझेदारों से लेंगे, शेष साझेदार जो बचे हुए हैं, तो 24,000 को हम प्राप्ति अनुपात में, प्राप्ति अनुपात कितना आएगा 2:1, क्योंकि सवाल में कुछ नहीं कहा, तो जो शेष बचा है इनका अनुपात क्या था 2:2:1। जब सवाल में कुछ ना कहा गया हो तो जिस साझेदार की मृत्यु हुई या अवकाश ग्रहण किया हम उसको और उसके भाग को अलग कर देते हैं। पीछे वाला साझेदार जा रहा है तो हमने उसको अलग कर दिया, तो बचा कितना 2:1। यह है आपका नया अनुपात कहलाना, और यही 2:1 आपका प्राप्ति अनुपात कहलाना। 2:1 ही आपका नया अनुपात होगा, वही आपका प्राप्ति अनुपात होगा। तो इस ख्याति को हम इस अनुपात में बांट देंगे, प्राप्ति अनुपात में 2:1 में। 3 से कैंसिल कर देंगे, 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 और 8 एकम 8। ठीक, दो साझेदार कौन कौन है प्रणव और रहीम। यहां लिखेंगे प्रणव का पूंजी खाता, प्रणव ख्याति के कितना पैसा देगा 16,000। रहीम का पूंजी खाता, रहीम कितना देगा 8,000। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो आगे सवाल में, देखो क्या लिखा है संचय। सामान्य संचय कितना है 1,50,000, तो इसको संचय भी मिलेगा, अपन संचय निकाल लेते हैं। चौथा संचय, तो 1,50,000 में
करण का भाग कितना है 2/5, कितना आ जाएगा 3, 60,000। संचय मिलेगा तो यहां लिख देंगे संचय, सामान्य संचय। संचय कितना हो गया है 60,000। संचय के बाद देखो मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभ में उसका भाग, मतलब जब उसकी मृत्यु हुई है उस डेट तक का हम क्या देंगे, लाभ का भाग देंगे, जिसकी गणना पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर की जाएगी। उन्होंने बोला इस लाभ की गणना, मृत्यु तिथि तक के लाभ की गणना हम पिछले वर्ष के आधार पर करेंगे, और पिछले वर्ष का लाभ जो है वो कितना है 5 लाख रुपए। तो यहां पर हम निकालेंगे 5वां पॉइंट, लाभ 5 लाख का कितना निकालना अपन के लिए, उसका भाग कितना है करण का 2/5, करण का भाग कितना 2/5, कितने दिन का निकालेंगे 73 दिन का, 73/365। तो यहां पर आप इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, लगभग 40,000 रुपये पूर्णांक में अपन लिख देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 40,000, ठीक, 40,000 रुपये आ जाएगा। यहां पर हम लिख देंगे लाभ, लाभ हानि के उसको मिलेंगे कितने पैसे 40। बस अब कुछ नहीं है देने के लिए, आहरण वगैरह कुछ नहीं है सवाल में। इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,28,000, 3,28,800 ना। यहाँ पर कितना आएगा 48, ठीक, 24, 28, 3,28,800। आहरण वगैरह एक बार चेक कर लेते, आहरण है क्या साझेदार का, नहीं दिया, संचय करण तो आहरण नहीं दिया, तो कितना आ गया 3,28,800 क्रेडिट का टोटल है। डेबिट में कुछ है नहीं है माइनस करने के लिए, तो यहां लिखेंगे शेष उत्तराधिकारी, को दे, शेष उत्तराधिकारी को दे 3,28,800। क्या आ गया, कितना आ गया आपका 3,28,800 रुपये। चलो तो यहाँ पर आपका पूंजी खाता कंप्लीट हुआ, ये आपका वर्किंग नोट है, आपका पूंजी खाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 46वां, क्या लिखा हुआ है, एक फर्म में XYZ बराबर के साझेदार हैं, 31 मार्च 2016 को Y की मृत्यु हो गई, इस तिथि पर उसे 20,000 रुपये दे था। यह निर्णय लिया गया कि राशि 5,000 रुपये की वार्षिकी से भुगतान की जाए। प्रथम भुगतान 1 अप्रैल 2016 को किया गया, प्रतिवर्ष अन्य भुगतान भी 1 अप्रैल को किए गए। जिस उत्तराधिकारी को यह राशि मिलनी थी 2 अप्रैल 2018 को उसकी मृत्यु हो गई। प्रतिवर्ष अदत्त राशि पर 6% की दर से ब्याज की गणना की जाती है। वार्षिकी उच्चन खाता बनाइए। तो पहले तो ये बात आती कि वार्षिकी उच्चन खाता क्या कहलाता है। तो जब किसी साझेदार की मृत्यु पर या अवकाश ग्रहण पर उसका भुगतान, देय राशि का भुगतान यदि हम किस्तों में करते हैं, तो उसके लिए जो खाता तैयार किया जाता है किस्तों में भुगतान करने के लिए, उसको हम वार्षिकी उच्चन खाता कहते हैं। मतलब जब अवकाश ग्रहण साझेदार को या मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान हम किस्तों में करते हैं, तो उसके लिए वार्षिकी उच्चन खाता तैयार किया जाता है। यहां पर देखेंगे मृत्यु किसकी हो गई है, वाई की मृत्यु हो गई 31 मार्च को, तो हम तैयार करते हैं वार्षिकी उच्चन खाता।
वार्षिकी उच्चंत खाता, तो यहाँ लिखेंगे दिनांक। एक खाते का प्रारूप है विवरण, राशि, दिनांक, विवरण, वार्षिकी उच्चंत खाता। क्या है? वार्षिकी उच्चंत खाता। तो जिस साझेदार की मृत्यु हुई वाय, उसको देय राशि कितनी थी? 20,000 रुपए हमें देना है। और मृत्यु कब हुई उसकी? 31 मार्च 2016। तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्रेडिट में लिख देंगे सबसे पहले 31 मार्च 2016 वाय का पूंजी खाता। कितने? 20,000। ये हमने निकाला कि वाय को जिसकी मृत्यु हो गई उसको देय राशि जो है वो कहां से आई है? उसके पूंजी खाते से 20,000 रुपए। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर, और इसको बंद कर देंगे यहाँ 20,000 रुपए। डेबिट में लिखेंगे 31 मार्च 2016 शेष नीचे लेगा। कितना? 20,000। टोटल कितना आएगा? 20,000। अब अगले वर्ष 1 तारीख से, क्योंकि हमने उसको पेमेंट करना, देखो ये तो हमने क्या किया, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उस दिन हमने 20,000 रुपए जो उसकी पूंजी खाते की देय राशि थी उसको हमने वार्षिकी उच्चंत खाते में ट्रांसफर कर दिया। अब अगले दिन से मतलब 1 अप्रैल से हम उसको पेमेंट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में 1 अप्रैल 2016 शेष नीचे लाए। कितना पैसा हमें देना है इसको? 20,000। ठीक। और पेमेंट जो किया जाता है वो प्रति वर्ष 1 अप्रैल को किया जाता है। तो हम डेबिट में लिखेंगे यहाँ पर 1 अप्रैल 2016 बैंक। कितना पेमेंट किया हमने? 5,000। 5,000 पेमेंट कर दिया। अब ब्याज जो है वो कब लगता है? देखो, अदत्त राशि पर। अदत्त राशि मतलब जो अभी बाकी है, देना बाकी, उस पर ब्याज लगता है। कितने % लगता है? 6%। तो यहां पर हम लिखेंगे ब्याज। देखो, पहला 20,000 रुपए हमें देना थी, जिसमें से हमने 5,000 दे दी, तो बचे कितने? 15,000। तो 15,000 का हम 6% निकाल लेंगे, तो कितना आएगा? 900 ब्याज। पहला ब्याज जो है तो हमें यहां पर 31 मार्च 2017 को हम लिखेंगे ब्याज खाता क्रेडिट में, क्योंकि देना है तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट। तो ब्याज खाता कितना? 600 रुपए हमें ब्याज के देना है। अब क्रेडिट का टोटल करेंगे तो 20,000 कितना आ जाएगा? 600। कितना आ जाएगा? 20,600। डेबिट में लिखेंगे 31 मार्च 2017 को शेष नीचे ले गए। शेष नीचे ले गए। तो 20,600 में से डेबिट का हम 5,000 माइनस कर देंगे जो दे दिया है, तो बचा कितना? 15,600। टोटल कितना आ जाएगा? 20,000। टोटल कितना आएगा? 20,600। अगले वर्ष 1 अप्रैल 2017 को लिखेंगे शेष नीचे लाए। कितना लेके आए शेष नीचे? 15,000। अगले वर्ष 2017 को 1 अप्रैल को अपन ने क्या लिखा? शेष नीचे लाए 15,600। इस साल फिर हम 1 तारीख को इनको पेमेंट कर देंगे 5,000 का, तो डेबिट में लिखेंगे 1 अप्रैल 2017 बैंक। कितने की किस्त देना है? 5,000। अब क्रेडिट में इस वर्ष 17 में अंत में 31 मार्च 2018 लिखेंगे ब्याज खाता। फिर से ब्याज लगाएंगे। ठीक। तो देखो कैलकुलेशन करेंगे अपन यहां पर। दूसरा ब्याज कर रहा था, ये आपका पहला कंप्लीट हुआ। दूसरे में देखो कितना बचा अपने पास, यहां पर
15,600 था, शेष कितना था अपने पास? 15,600 ही वाला 15,600 शेष था, जिसमें से दे कितना दिया हमने? 5,000। तो यहां पर लिखेंगे हम 15,600 में से माइनस करेंगे 5,000, बचेगा कितना? 10,600। इसका हम निकालेंगे 6% ब्याज, कितना आ जाएगा? 654। कितना है आपके पास? 900 है। यहाँ पर देखो ब्याज कितना था अपना? 900 रुपये। हमने यहाँ गलती से कितना लिख दिया? 600। इसको 900 करेंगे, यहाँ भी 900 हो जाएगा, यहाँ भी 900, यहाँ भी 900 बचेगा, यहाँ भी। तो यहाँ पर ब्याज आपका 900 है। एक छोटी सी मिस्टेक से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो ध्यान से रखना। ब्याज हमने निकाला 900 ही था, गलती से 600 लिखा हुआ। तो देखो 20,900 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 15,900। टोटल कितना आ जाएगा? 20,900। यहाँ पर शेष भी कितना आएगा? 15,900। अब ब्याज लगा रहे थे हम, तो कितना? इस 900 में से कितने पर ब्याज लगेगा? 15,900 पर। तो 15,900 में से 5,000 माइनस की तो कितना बचेगा? 10,900। इसका हम 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 900 654। कितना आएगा? 654 ब्याज के आगे। तो यहां हम लिखेंगे ब्याज 654, ये ब्याज लिख दिया हमने। फिर से क्रेडिट का टोटल कर दे हम, 4 5 5 6 1। डेबिट में लिखेंगे 31 मार्च 2018, शेष नीचे ले गए। कितना? 16,554 में से 5,000 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 11,554। टोटल आ जाएगा आपका 16,554। फिर से क्रेडिट में 1 अप्रैल 2018 को लिखेंगे, शेष नीचे लाए, जो बचा हुआ था 11,554 शेष बचा अपना। 1 अप्रैल को फिर से हम किस्त का पेमेंट करेंगे 5,000 रुपए की, तो डेबिट में लिखेंगे। जब भी पेमेंट करना हो तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में, बैंक। तो कितने से पेमेंट करेंगे अपन डेबिट में? 1 अप्रैल 2018 को लिखेंगे बैंक। कितने की किस्त है? हर साल 5,000 रुपए की देते। ठीक, लेकिन इसमें एक बात है, यहां पर कहा गया है कि 2 अप्रैल 2018 को उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? जिस उत्तराधिकारी को हम पैसों का भुगतान करते थे, उस उत्तराधिकारी की भी मृत्यु हो गई 2 अप्रैल को। तो इसमें क्या होता है कि यदि उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाती है तो बचा हुआ पैसा शेष साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में बांट लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहां पर हमें यहां देखेंगे कि 2 तारीख को मृत्यु हो गई है, तो हमारे पास पैसा कितना बचा हुआ है? तो 11,554। अब इस साल ब्याज नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे? शेष निकालेंगे हम। 11,554 में से माइनस कर देंगे 5,000, तो बचेगा 6,554। अब बोलो किस अनुपात के साझेदार हैं? बराबर के। तो ये पैसा जो है, सॉरी, हम एक्स और जेड में बराबर अनुपात में बांट देंगे, मतलब 1:1/2। 3,277 एक्स और जेड को भी कितना मिलेगा? 3,277। तो यहां लिखेंगे हम डेबिट में 31 मार्च 2019 को क्या लिखेंगे? सॉरी, 31 मार्च 2019, ठीक है। एक्स का पूंजी खाता, एक्स को कितना मिल जाएगा? 3,277। वाई, सॉरी, जेड का, वाई की तो मृत्यु हो गई है, तो जेड का पूंजी खाता
जेड का पूंजी खाता कितना, 3277। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ एक्चुअल में, एक्स और जेड को फायदा हो गया, तो उनको हमें दोनों को पैसा हमने क्या कर दिया, जो बचा हुआ पैसा था वाई का वो हमने एक्स और जेड में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया। तो डेबिट में लिख दिया एक्स का पूंजी खाता और जेड का पूंजी खाता, टोटल आ जाएगा 11,554। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हुआ, 46वां क्वेश्चन। देख, ये आपका वर्किंग नोट। अब देखेंगे यहां पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 43वां। तो क्या लिखा हुआ है, एबीसी एक फर्म में समान अंश के साझेदार हैं। 31 मार्च 2013 को सी की मृत्यु हो जाती है। इस तिथि पर उसे देय राशि 40,000 रुपए थी। यह निश्चय किया गया कि यह राशि 8,000 रुपए की वार्षिकी द्वारा भुगतान की जाएगी। प्रथम भुगतान 1 अप्रैल 2013 को किया गया, अन्य भुगतान प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किया जाएगा। जिस उत्तराधिकारी को राशि मिलेगी 2 अप्रैल 2017 को उसकी मृत्यु हो गई। प्रतिवर्ष अदत्त राशि पर 10% वार्षिक दर से ब्याज की गणना की जाती है। वार्षिकी उच्चन खाता बनाई। यहां पर भी हमें वार्षिकी उच्चन खाता बनाना, जैसे कि हमने आपको बताया है कि जब किसी साझेदार को किस्तों में भुगतान किया जाता है तो उसके लिए हम वार्षिकी उच्चन खाता तैयार करते हैं ना। तो उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान हम किस्तों में कर रहे हैं, यहां लिखेंगे वार्षिकी उच्चन खाता। खाता बड़ा है, हो सकता है 2 स्लाइडों में चला जाए आपका। विवरण राशि, आपका दिनांक का कॉलम है, विवरण और राशि। दिनांक, विवरण, राशि, दिनांक, विवरण, राशि। वार्षिकी उच्चन खाता, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन देखते हैं हम सबसे पहले। 31 मार्च 2013 को सी की मृत्यु हो गई और देय राशि कितनी थी, 40,000। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे क्रेडिट में 31 मार्च 2013 सी का पूंजी खाता 40,000। वार्षिकी उच्चन खाते में जो पैसे आए हैं 40,000, वो कहां से आए हैं, सी के पूंजी खाते से, जो उसको देना है। देना इसलिए अपन ने क्रेडिट में लिखा है। यहां पर हम इनका टोटल करेंगे 40,000। डेबिट में लिखेंगे 31 मार्च 2013 शेष नीचे ले गए। एक दिन का हिसाब है इसलिए अपन सीधा शेष लिखा है यहाँ पर 40,000, टोटल 40,000। अब जब उसकी मृत्यु 30 मार्च को हुई, उसके बाद अगले दिन से हम अपना हिसाब किताब चालू करेंगे। यहां तो सिर्फ बता दिया कि 31 मार्च जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके पूंजी खाते का शेष 40,000 रुपए था जो हमें देना है। अब हम अगले दिन से 1 अप्रैल से, यहां पर 1 अप्रैल 2013 को लिखेंगे शेष नीचे लाए। कितना देना है, 40,000। और किस्तें हम कितने की दे रही हैं, यहां पर देखो किस्तें कितना लिखा है, 8,000 रुपए। वार्षिकी कितनी है, 8,000 रुपए की किस्तों में भुगतान किया जाता है। तो डेबिट में लिखेंगे क्योंकि किस्तों का भुगतान 1 अप्रैल को किया जाना है, तो जब भी हम किस्त पेमेंट करते हैं तो डेबिट में लिखते हैं। क्या लिखेंगे 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2013 बैंक कितना पैसा दे रहे हैं, 8। 31 मार्च को ब्याज लगाएंगे और ब्याज किस पर देते हैं, अदत्त राशि पर 10%।
तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट में 31 मार्च 2014 क्या लिखेंगे, ब्याज खाता। ब्याज खाता यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ करेंगे कैलकुलेशन हम ब्याज का। ब्याज पहला 40,000 में से 8,000 हमने दे दिए, बचा कितना 32,000। 32,000 का हम 10% निकाल लेंगे, कितना आएगा 32। पहला ब्याज कितना है 3200, यहाँ पर लिखेंगे ब्याज खाता 3200। टोटल कितना आ जाएगा 43,000 डेबिट में 31 मार्च 2014 को लिखेंगे, शेष नीचे ले गए। 43,200 में से माइनस कर देंगे 8,000, तो कितना बचेगा 35,200। टोटल आएगा 43,000, आ जाएगा टोटल 43,000। अगले वर्ष 1 अप्रैल 2014 को शेष नीचे लाए, कितना 35,200 जो हमारा बचा हुआ है, शेष नीचे लाए कितना भाई, ये जो आपका 35,200 बचा हुआ है अंत का, वो अगले वर्ष डेबिट में क्रेडिट में लिखेंगे, शेष नीचे लाए 35,200। अब फिर से हम 1 तारीख को किस्त देंगे तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में 1 अप्रैल 2014 को बैंक कितने की किस्त दे रहे हैं 8,000। 8,000 की हमने किस्त दे दी। इस साल हम फिर से ब्याज लगाएंगे अंत में, तो क्रेडिट में लिखेंगे 31 मार्च 2015 ब्याज खाता। ठीक है, ब्याज खाता लिखेंगे अपन। देखो कितना ब्याज देना है अपन यहां पर निकाल लेते हैं पहले। हाँ, ब्याज कितना पैसा, पैसा देखें 35,200 कितना है आपके पास 35,200, यहाँ लिखेंगे 35,200। फिर देखो कितना हमने पेमेंट कर दिया है 8,000, तो यहाँ माइनस करेंगे 8,000 रुपये हमने पेमेंट कर, कितना बचेगा यहाँ पर माइनस करोगे तो कितना आएगा 27,200। ये बचा आपके पास अदत्त राशि जिस पर हमें ब्याज लगाना है, वो कितने परसेंट ब्याज देना है 10%। तो हम 27,200 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा 2,720। 2,700। अब क्या करें, यहां क्रेडिट में लिखेंगे हम ब्याज खाता 2,720। टोटल कर दो इनका 0,2,9,7,3। डेबिट में वर्ष के अंत में 31 मार्च 2015 को हम लिखेंगे, शेष नीचे ले गए, कितना बचा पैसा 37,920 में से हम कितना माइनस करेंगे 8,000, तो शेष कितना बचेगा 29,920। टोटल कर दो यहां पर बराबर आ जाएगा आपका 33,900। अगले वर्ष 15 के बाद 31 मार्च 2015 के बाद अगले वर्ष 1 तारीख को 1 अप्रैल 2015 को हम लिखेंगे, शेष नीचे लाए, कितना बचा हमारे पास 29,920। ये बचा आपके पास शेष 29,920। यहां पर भी हम 1 अप्रैल को क्या देंगे किस्त, लिखेंगे डेबिट में 1 अप्रैल 2015 बैंक पेमेंट कर दिया हमने, कितना पेमेंट किया हमने 8,000। ब्याज लगाएंगे इस साल फिर से, तो ब्याज कब लगता है 31 मार्च को, तो क्रेडिट में लिखेंगे 31 मार्च 2016 क्या लिखेंगे ब्याज का,
कितना ब्याज लगेगा, तो फिर से कैलकुलेशन करते हैं। हमें यहाँ पर देखो ये वाला थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारे पास टोटल कितना पैसा था 29,920। यहाँ लिखेंगे 29,920। इसमें से माइनस कर दो जो हमने पेमेंट किया किस्त का, तीसरी किस्त जो हमने दी वो कितनी दी आपकी 8,000, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 21,920। इसका 10% ब्याज कितना लगना है 10% किस पर, अदत्त राशि पर। तो 21,920 का 10% 2,192, कितना आ जाएगा आपका 2,192। हम लिखेंगे यहां पर क्रेडिट में 2,192, टोटल कर दो क्रेडिट का, तो 2, 11, 11, 12, 32,112, कितना हुआ टोटल 32,112। इसमें से हम माइनस कर देंगे, डेबिट में लिखेंगे 31 मार्च 2016, शेष नीचे लेगा, कितना शेष लेगा नीचे 32,112 में से कितना माइनस कर देंगे हम 8,000, तो कितना बचेगा 24,112, टोटल 32,112 ये आ गया। अब इस साल फिर से अगले वर्ष हम क्या लिखेंगे, शुरुआत में मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल, तो क्रेडिट में लिखेंगे 1 अप्रैल 2017, शेष नीचे लाए, कितना नीचे लाए शेष 24,112, शेष कितना नीचे लेके हम 24,112। यहां पर फिर से हम किस्त दे देंगे तो डेबिट में लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 है, ये क्या है आपका 16 को बैंक लिखेंगे, किस्त कितने की देना है 8,000, किस्त कितने की पेमेंट करेंगे हम 8,000। इस वर्ष के अंत में भी 31 मार्च 2017 को क्रेडिट में लिखेंगे 31 मार्च 2017, ब्याज लगाएंगे हम अदत्त राशि पर, तो ब्याज खाता, इसका भी कैलकुलेशन करना है। तो देखो क्या करेंगे हम कैलकुलेशन में, चौथा कितना है पैसा टोटल 24,112, 24,112 में से कितना पेमेंट कर दिया हमने 8,000, बचा कितना शेष अदत्त राशि आपकी 16,112 रुपए बची। इसका 10% निकालेंगे ब्याज अदत्त राशि का 10%, तो कितना आ जाएगा 1611 रुपए 20 पैसे, क्योंकि गणना हम निकटतम रुपए में कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि 50 पैसे से कम है तो छोड़ दो, तो हम टोटल ब्याज कितना लेंगे 1611 रुपए, ब्याज कितना लिया जाएगा 1611, 1611 रुपए ब्याज लिया, टोटल कितना आएगा 3, 2, 7, 5, 2, 25,723। डेबिट में लिखेंगे 31 मार्च 2017, शेष नीचे ले गए, तो 25,723 रुपए में से हम 8,000 रुपए माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 17,723, टोटल कर देंगे इसका 25,723, ये आ गया आपका टोटल। अब एक वर्ष अभी बाकी बचा हुआ है, क्योंकि जिस साझेदार को, जिस उत्तराधिकारी को हम पैसा दे रहे थे उसकी 2 अप्रैल 2017 को मृत्यु हो गई, मतलब अभी भी एक वर्ष और हमें हिसाब किताब करना होगा। तो हम अगले पेज पर लेते हैं यहाँ, देखो कितना बचा था अपने पास 17,723। 1 अप्रैल 2017 को हम क्रेडिट में लिखेंगे, शेष नीचे लाए 17,723, आखिरी वर्ष है ना, आखिरी वर्ष इसलिए क्योंकि जिस उत्तराधिकारी को हम पैसों का पेमेंट कर रहे थे उसकी भी 2 अप्रैल 2017 को मृत्यु हो गई।
लेकिन 1 अप्रैल को हमें उसका पेमेंट करना होगा, है ना। तो यहां पर लिखेंगे डेबिट में 1 अप्रैल 2017 बैंक, कितना पेमेंट करेंगे हम, 8,000। अब जब किसी उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाती है तो बचा हुआ पैसा शेष साझेदारों में हम उनके लाभ हानि अनुपात में विभाजित कर देते हैं। तो यहां पर हमें शेष निकालना पड़ेगा, कितना पैसा बचा हुआ है। तो देखो इसका भी कैलकुलेशन करते हैं। पांचवा, शेष 17,723 रुपए बचे हुए थे ना, इसमें से पेमेंट कितना किया हमने, 8,000 रुपए दे दिए। अब जो बचा हुआ है वो कितना है, 9,723, ये है आपका शेष, जो कि शेष साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। 9,823 बचा है। साझेदार कैसे, समान अंश के साझेदार समान लाभ हानि बांटते हैं, तो हम इसको बराबर बराबर बांट देंगे, 1:1/2, कितना आएगा, 4,861 रुपए 50 पैसे। दूसरे का भी इतना ही आएगा, 4,861 रुपए 50 पैसे। यहां लिख देंगे हम डेबिट में 31 मार्च 2018 कौन कौन है साझेदार, और बा, ए और बी। ए का पूंजी खाता, ए को कितना मिलेगा, 4,861 रुपए 50 पैसे। बी का पूंजी खाता 4,861 रुपए 50 पैसे बी को रहेगा। इनका टोटल कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना, 17,723। यहां पर भी 17,700। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। ये आपका वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट, और ये आपका पूरा अकाउंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, कौन सा, 48, क्वेश्चन नंबर 48। क्या लिखा हुआ है देखो, अरुण वरुण तथा करण एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 4:3:3 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2014 को उनका चिट्ठा जो है स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था। दायित्व में देखेंगे क्या क्या लिखे हैं, लेनदार देबिल करण का ऋण 28,000, पूंजी अरुण वरुण। फिर संपत्तियों में रोकड़ देनदार प्राप्य फर्नीचर मशीन और करण की पूंजी। डेट संपत्ति पक्ष में लिखी है पूंजी, मतलब करण से हमें लेना है। फिर 30 सितंबर 2014 को करण का देहांत हो गया। इन्हें बोला 30 सितंबर 2014 को क्या हो गया, करण का देहांत हो गया। और साझेदारी संलेख के अनुसार मृतक साझेदार, जिस साझेदार की मृत्यु हुई है, इन्हें बोला है साझेदारी संलेख के अनुसार मृतक साझेदार कि निष्पादक को निम्न दे है। निष्पादक मतलब कि जिसकी मृत्यु हो गई है उसके उत्तराधिकारी को हम क्या क्या देंगे, वो इन्हें बताया हुआ। तो देखो क्या है, फर्मी की ख्याति में उसका भाग जिसकी गणना पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुने के बराबर है ना, 3 गुना से की जाएगी। पिछले 4 वर्षों के लाभ क्रमशः निम्न प्रकार से थे, जो लिखे हुए हैं। उसकी मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभ में उसका भाग जिसकी गणना पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के अनुसार की जाएगी, मतलब उसको मृत्यु तिथि तक का लाभ औसत लाभ के आधार पर देना है। उसके पूंजी खाते का जमा शेष यदि कोई है, ठीक, पर 8% से ब्याज भी देना है। उसके ऋण पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज, ऋण पर कितने परसेंट ब्याज है, 12% की दर से। करण के निष्पादक को प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूंजी खाता यह मानते हुए तैयार कीजिए कि ऋण तथा ऋण पर ब्याज को उसके पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने बोला है ऋण और ऋण पर जो ब्याज है वो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, उसके पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया। सामान्यतः क्या होता है, ऋण खाता हम अलग से तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें पूंजी खाते में दे दिया। तो तैयार करेंगे हम पूंजी खाता।
करण का पूंजी खाता, करण का पूंजी खाता, डेबिट विवरण राशि, विवरण राशि। अब देखो सवाल में क्या है, सबसे पहले हम क्रेडिट में उसका लिखेंगे पूंजी का शेष, लेकिन यहां पर करण का पूंजी खाता कहां लिखा हुआ, संपत्ति पक्ष में। मतलब करण को हमें पूंजी का पैसा देना नहीं है बल्कि उससे पूंजी का पैसा लेना है, तो हम पूंजी खाते के डेबिट में लिखेंगे यहां पर शेष। कितना पैसा लेना है, 13,000 रुपये पूंजी का हमें करण से लेना है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा देखो आप, अब इन्हें क्या कहा था, ऋण जो है, पहला पॉइंट क्या दिया, ख्याति में उसको हिस्सा देना है, तो हम ख्याति का कैलकुलेशन कर लेते हैं यहां पर। नंबर 1 ख्याति निकाल लेते हैं। पिछले 4 वर्षों के लाभ, देखो कितने दिए हैं लाभ, 1,90, 1,70, 1,80 और 1,60। 1,90, 1,70, 1,80, 1,60,000। चेक कर लें पर एक बार, 1,90, 1,70, 1,80 और 1,60,000, 4 सालों के लाभ। इनका टोटल करेंगे, ₹7,00,000 कुल लाभ आ गया। कुल लाभ कितना आ गया, 7,00,000। अब 7,00,000 का औसत लाभ निकालेंगे। औसत लाभ, औसत लाभ का फॉर्मूला क्या है, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। तो कुल लाभ कितना है, 7,00,000, वर्षों की संख्या कितनी है, 4, 4 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, फिर 4 सत्ती 28, 4 पंचे 20। ठीक, तो 1,75,000 औसत लाभ है। ख्याति कितने वर्षों के आधार पर तिगने के 3 गुने से करना है, तो ख्याति बराबर 1,75,000 गुण दिए गए 3, 3 का गुणा कर देंगे हम, 15, 22, 5,25,000 क्या गई फर्म की ख्याति। अब जिस साझेदार की मृत्यु हुई हम उसका भाग निकालेंगे। करण का देहांत हो गया, तो करण का भाग कितना है, तो देखो अरुण वरुण करुण 4-3-3 के साझेदार हैं, लिखा 4:3:3, जिनका कितना है 3/10 हम निकालेंगे यहां पर। ख्याति में करण का भाग 5,25,000 का 3/10, 0 0 कैंसल, गुणा कर तो 0 0, 15, 6 और 1 7 और 5×3 = 15, 1,57,500 किसको मिलना है, करण को। लेकिन हम एक ख्याति जो करण को देना है ना, उसके उत्तराधिकारी को हम किससे लेंगे, शेष साझेदारों से प्राप्ति अनुपात में, कुछ नहीं लिखा, तो जो शेष अनुपात है वही नया अनुपात, वही प्राप्ति अनुपात होगा। ऐसा हम आपको कितने बार बता चुके हैं, फिर भी एक बार और यहाँ बताएंगे। इनका अनुपात कितना है, 4:3:3। जो साझेदार जा रहा है, बीच वाला जा रहा है नहीं, लास्ट वाला जो जा रहा है हम उसको अलग कर देंगे, उसके भाग को अलग कर देंगे, तो बचा हुआ 4:3 जो है नया अनुपात कहलाना, और 4:3 ही आपका प्राप्ति अनुपात कहलाना। यही आपका क्या बन जाएगा, प्राप्ति अनुपात। तो हम ख्याति को प्राप्ति अनुपात में बांटेंगे। 1,57,500 को
हम 4:3 में बांट देंगे। ठीक है, कौन कौन साझेदार बचा है? अरुण और वरुण, अरुण और वरुण। अरुण का भाग आएगा यहाँ पर 90,000 और वरुण का भाग आएगा 67,500। ठीक है, अरुण से कितना लेंगे हम ख्याति का पैसा? 90। वरुण से कितना लेंगे? 67,500। दे किसको देंगे हम? करण को। तो यहां लिखेंगे हम करण के पूंजी खाते के क्रेडिट में, अरुण का पूंजी खाता। अरुण जो है वो करण को कितना देगा? 90,000 रुपए। काय के? किस चीज के देगा? ख्याति के। वरुण का पूंजी खाता, वरुण कितना देगा? 67,500। कितना पैसा देगा? 67,500 रुपए देगा। आगे अगला पॉइंट देखेंगे हम, उसकी मृत्यु तिथि तक फर्म के लाभ में उसका भाग, उसको लाभ में हिस्सा भी देना है, जिसकी गणना पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के अनुसार की जाएगी। तो लाभ में हिस्सा निकाल लेते हैं अपन यहां पर, लाभ में हिस्सा। चौथा, लाभ औसत लाभ के आधार पर। औसत लाभ कितना? देखो ये लिखा है ना, कितना है औसत लाभ? 1,75,000। 1,75,000 और उसका भाग कितना है? 3/10। कब उसकी मृत्यु हुई? तो हम देखेंगे यहां पर 30 सितंबर। मृत्यु कब हो रही है? 30 सितंबर। तो यहां पर काउंट करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मार्च में वर्ष समाप्त हुआ, शुरुआत कब से होगा? अप्रैल से। तो अप्रैल से सितंबर तक कितने महीने हुए? 6। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का लाभ इसको मिलने वाला है। तो यहां पर हम लाभ निकालेंगे 6/12, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर 0 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर काट दोगे आप, तो लाभ में आएगा 26,250। कितना हिस्सा आएगा? 26,250। यहाँ लिख देंगे हम लाभ हानि। 26,250 उसका लाभ का हिस्सा उसको प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, उसके पूंजी खाते का जमा शेष यदि कोई है उस पर 8% ब्याज दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसकी पूंजी जो है वो कहाँ लिखी हुई है? संपत्ति पक्ष में। मतलब हमें साझेदार को पूंजी देना नहीं है, बल्कि उससे पूंजी का पैसा लेना है। इसीलिए हमने पूंजी खाते के डेबिट में लिखा उसका शेष कितना? 13,000। पूंजी नहीं है। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, करण का ऋण। यहां तो खत्म हो गया आपका। फिर लिखा उसके ऋण खाते पर 12% की दर से ब्याज। तो ऋण देखो कितना है, दायित्व पक्ष में लिखा है करण का ऋण। इसका मतलब है हमें करण को ऋण का पैसा देना है। तो हम यहां उसके पूंजी खाते के क्रेडिट में लिखेंगे करण का ऋण। ऋण का कितना पैसा देना है? 28,000। अब उसका जो ऋण है हम उसके पूंजी खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि निष्पादक को, ये लिखा हुआ है ऋण पर ब्याज को उसके पूंजी खाते में स्थानांतरित करना है। मतलब उसका ऋण और ऋण पर ब्याज दोनों कहां ट्रांसफर करना? उसके पूंजी खाते में। तो पहले हमने क्या ट्रांसफर कर दिया? ऋण दे दिया कि ऋण का पैसा कितना देना है? 28,000। अब अगला पॉइंट क्या निकालेंगे? ऋण पर ब्याज। तो ब्याज कितने परसेंट है? देखो 8%। ऋण पर ब्याज कितना लगता है? ये पूंजी खाते का 12%। ऋण पर ब्याज कितना है? 12% हम निकाल लेंगे यहां पर। पांचवा, ऋण पर ब्याज। अट्ठाईस हजार का 12% और 6 माह का 6/12। 28,000 का 12%, 6 माह का हम निकालेंगे तो कितना आने वाला है? देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा सीधा, इसका गुणा कर दो।
1680। कितना ब्याज देने वाले अपन? 1680। तो यहां लिखेंगे ब्याज, ऋण पर ब्याज। ₹1680। अगला पॉइंट देखो क्या है। तो आपका देखो ख्याति हो गई, उसका लाभ में हिस्सा भी हो गया, पूंजी भी हो गया, ऋण और ऋण पर ब्याज भी हमने दे दिया है। अब कुछ नहीं बचा, सीधा हमें क्या करना है, टोटल। यदि कोई संचय वगैरह है तो उसका हम हिसाब किताब करते हैं, लेकिन सवाल में कोई संचय भी नहीं दिया, तो क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल करें सबसे पहले। जीरो, 13, 14 और 23, 21। कितना है आपका? 2,13,430। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे आपका कितना, 2,13,430 में से माइनस कितना करना है, 13,000। तो बचेगा कितना, 2,04,30। जो बचा हुआ पैसा है उसके हम उत्तराधिकारी को भुगतान करेंगे। तो यहां लिखेंगे डेबिट में शेष वैधानिक उत्तराधिकारी को दे 2,04,30। टोटल बराबर कर देंगे 2,13,430। हम सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं कि शेष उत्तराधिकारी को दे, वैधानिक शब्द लगाना जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं है, शेष उत्तराधिकारी को दे भी लिखा जाता है। ठीक, तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 48 कंप्लीट। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे कल।